सुप्रभात। आज हम अल्बर्ट स्पेंसर की जीवनी और उनके द्वारा बताए गए सामाजिक उद्विकास सिद्धांत को समझेंगे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में श्री काउंट की विचारधाराओं को और स्पष्ट, उन्नत तथा विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का कार्य ब्रिटिश समाजशास्त्री व दार्शनिक श्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने हाथों में लिया और 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधारा को एक नया मोड़ प्रदान किया। प्राणीशास्त्र के आधार पर समाजशास्त्र का विश्लेषण करने में स्पेंसर सबसे आगे रहे हैं। स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान में 27 अप्रैल 1820 को हुआ। इनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्हें विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि जीव शास्त्र में रही और इसीलिए कीड़े मकोड़ों को बड़े शौक से पालते थे। यंत्र शास्त्र में भी आपकी रुचि थी और इसीलिए लंदन व बर्मिंघम रेलवे मार्ग के इंजीनियर बने, लेकिन इस पद पर अधिक समय तक काम न करके सन 1848 में त्यागपत्र दे दिया और उसी समय इकोनॉमिक्स पत्रिका के उपसंपादक भी बन गए। 1850 में आपकी समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन सोशल स्टैटिक्स आई और सन 1863 में दर्शन प्रणाली के बुद्धिवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फर्स्ट प्रिंसिपल्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। यद्यपि स्पेंसर ने लंबे समय तक पत्रिका के संपादन का कार्य नहीं किया, आपका अधिकांश समय लेखन कार्य में ही व्यतीत होता था। आमदनी का उचित साधन नहीं होने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। सन 1868 में स्पेंसर एक प्रमुख विचारक के रूप में जाने जाने लगे। उनकी पुस्तक खूब बिकने लगी और जिससे कि उनका आर्थिक संकट भी कुछ कम हुआ और बाकी का जीवन आराम से व्यतीत होने लगा। स्पेंसर आजीवन अविवाहित ही रहे। सन 1902 में स्पेंसर की मृत्यु हो गई और स्पेंसर की जो प्रमुख पुस्तकें थीं उनमें महत्वपूर्ण रूप में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गवर्नमेंट आदि बुक्स थीं। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया और उद्विकास में स्पेंसर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने इस सिद्धांत को डार्विन से प्राप्त किया और डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस में उद्विकास शब्द की चर्चा की। उद्विकास शब्द को स्पष्ट करते हुए डार्विन ने कहा कि प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु बहुत सरल होती है। उसके विभिन्न अंग एक दूसरे से इस प्रकार घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और न ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है, परंतु धीरे धीरे जीवित वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक होते जाते हैं और उनका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए एक चने का बीज जो कि बहुत सरल होता है और इसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि आपस में घुले मिले होते हैं। इन अंगों को कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं होता।
पर जब हम उस बीज को जमीन में गाड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसके विभिन्न अंग स्पष्ट होने लगते हैं। उसमें से उसकी अंकुर प्रफुटित होने लगता है और उसमें धीरे धीरे पत्ते आने लगते हैं। फिर उसका तना, फल, फूल हमें सभी स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगते हैं। डार्विन जीव निर्माण का आधार एक कोश से बताते हैं जिसमें प्रारंभ में सारे अंग स्पष्ट नहीं होते, पर धीरे धीरे इसी कोश से हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, पेट इत्यादि अलग अलग अंगों का विकास होता है और हर अंग का अपना एक निश्चित कार्य भी होता है। इनका विभाजन होने से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि ये सब पूर्णतः एकदम अलग अलग हैं, बल्कि ये लोग अलग अलग कार्य करते हुए पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, पूरे शरीर को चलायमान रखते हैं। यह एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं होते, परंतु एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित व आत्मनिर्भरता रखते हैं। इसी को डार्विन ने सरलता से जटिलता की ओर होने वाली प्रक्रिया उद्विकास कहा है। उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। उद्विकास में डार्विन ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और जो संघर्ष के लिए उपयुक्त होता है वह जीवित रहता है और जो संघर्ष के लिए दुर्बल और अयोग्य होता है उसे प्रकृति मारने के लिए चुन लेती है। इसे डार्विन ने प्राकृतिक पर प्रवरण का नियम कहा है और इसका अर्थ यह भी है कि पृथ्वी पर जो सबसे योग्य प्राणी होगा उसी का अस्तित्व संभव है। उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर ही स्पेंसर ने समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत को लागू किया। स्पेंसर कहते हैं कि भौतिक जगत पदार्थ व शक्ति के मिश्रण से बना है। ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आधारित हैं। शक्ति के संबंध में स्पेंसर कहते हैं ये सदैव गतिमान रहती है, जिसमें कभी अंतर नहीं आता, पर न ही इसका विनाश होता है। इसका यह भी अर्थ है कि शक्ति गतिमान होने के साथ साथ शाश्वत भी है। इसके स्वरूप में अंतर आता है, जैसे कोयले को जलाने पर उसका रूप राख में बदल जाता है। इसी आधार पर स्पेंसर ने उद्विकास के 3 नियमों की बात की। पहली बात है शक्ति शाश्वत है। दूसरी बात है पदार्थ का विनाश नहीं होता और तीसरी बात है कि प्रत्येक चीज में एक गति होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता लिए हुए होता है, अर्थात पदार्थ के विभिन्न अंग आपस में घुले मिले रहते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। अन्य शब्दों में यदि हम कहें कि सभी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में स्वरूपहीन ढेर मात्र होते हैं, परंतु इस ढेर में शक्ति है, वह शक्ति में गति है और जिससे पदार्थ का स्वरूप बदलता जाता है और धीरे धीरे सभी अंग स्पष्ट
होते जाते हैं, लेकिन इनकी पृथकता और भिन्नता होते हुए भी ये एक दूसरे के साथ अंतर संबंध व अंतर निर्भरता बनाए रखते हैं। इसी आधार पर स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित, असंबद्ध, समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। इस परिभाषा के आधार पर स्पेंसर यह कहना चाहते हैं कि प्रारंभ में जो जीव था उसमें जीवन के अलावा और किसी प्रकार का कोई आकार नहीं था, परंतु धीरे धीरे उसका निश्चित रूप विकसित हुआ और आज हम विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियां देख रहे हैं। यह उस एक जीव से ही हुआ है जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। दूसरे शब्दों में यदि हम यह कहें कि उद्विकास की प्रक्रिया में समय के साथ साथ जीव जगत और वनस्पति जगत एक दूसरे से अलग हो गए और इसी प्रक्रिया में मनुष्य जाति का उद्विकास बंदरों से हुआ है। डार्विन के प्राकृतिक प्रवण के सिद्धांत को समाज पर लागू करते हुए स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य या अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। केवल वही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की क्षमता होती है और वह अपने को योग्यतम बना लेते हैं। और इसी बात को उन्होंने समाज के एक सावयव के रूप में बात कही कि समाज एक सावयव के रूप में। इसी सिद्धांत को समाज पर लागू कर यह निष्कर्ष दिया कि समाज भी एक सावयव है। यह इस अर्थ में कि इन दोनों में अनेक समानता हैं, वह दोनों में उद्विकास की प्रक्रिया भी एक सी ही है। स्पेंसर ने अपनी परिभाषा में यह कहा कि समाज एक अनिश्चित, असंबद्ध, समानता से निश्चित, संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित हुआ है। उद्विकास के सिद्धांत को निम्न आधार पर स्पष्ट किया है। प्रथम, प्रारंभ में मानव समाज सरल व सादा था, जिसमें सभी अंग आपस में घुले मिले थे, जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता था। समाज का एक अंग परिवार सभी कार्य जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि करता था। सभी लोग एक समूह में रहते थे और खानाबदोश झुंड के रूप में इधर से उधर घूमते रहते थे। न तो इनमें कार्यों का विभाजन था और न ही किसी व्यक्ति का कोई निश्चित उद्देश्य था। सभी लोगों का उद्देश्य केवल भोजन, निवास व तन ढकने तक ही सीमित था। इस तरह समाज की यह अवस्था अनिश्चित, असंबद्ध समानता की थी। दूसरी बात, धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान, विचार और अनुभवों में वृद्धि हुई वह मनुष्य सामाजिक प्राणी बना। ज्ञान के आधार पर उसने विभिन्न अंगों जैसे परिवार, राज्य, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, नगर, गांव, संघ इत्यादि विकसित किए। जैसे जैसे अंगों का विभाजन होता गया, वैसे वैसे उनके उद्देश्य व कार्य भी अलग अलग होते गए। समाज के विभिन्न अंगों के विभाजन ने श्रम विभाजन व विशेषीकरण को विकसित किया। तीसरा, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी
समाज के सभी अंग एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं थे। सभी अंगों की परस्पर अंतर संबंधता व अंतर निर्भरता बनी रहती है। परिवार राज्य से संबंधित, राज्य परिवार से संबंधित व उसी तरह धोबी, किसान, शिक्षक, मेहतर, जुलाहा, नाई, ब्राह्मण, इन सब में एक अंतर संबंध व अंतर निर्भरता पाई जाती है। सामाजिक जीवन में इस विभाजन ने एक निश्चितता विकसित की। इस तरह समाज अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित हो जाता है। चौथी बात, प्राणी शास्त्र में विकसित विकास नियम समाज शास्त्र में भी कुछ निश्चित स्तरों से गुजरकर होता है। उद्विकास जो कि सरलता से जटिलता की ओर बदलाव है। उदाहरण के तौर पर समाज में आर्थिक जीवन विनिमय से आरंभ हुआ, परंतु वही व्यवस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप लेकर विकसित हुई। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलते थे, अब हजारों मील की रफ्तार से हवाई जहाज पर सफर करते हैं। ये विकास जो कुछ भी हुआ यकायक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे कई स्तरों में होते हुए बदलाव लाया गया। प्राणी शास्त्र में मानव शरीर का विकास जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु इत्यादि स्तरों से गुजरता है। उसी प्रकार समाज के विभिन्न पक्ष का भी विकास अनेकों स्तरों से गुजरता है। आर्थिक जीवन में शिकार, चारागाह, कृषि व औद्योगिक स्तरों से होता हुआ परिवर्तन हुआ है। स्पेंसर का कथन है कि यदि समाज को हमें सही रूप में समझना है तो हमें उसकी तुलना सावयव या शरीर रचना के साथ करके समझना होगा और इस प्राणीशास्त्रीय व्यवस्था को समझकर ही हम समाज को भली भांति समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों की संरचना एवं कार्य एक समान है। जिस तरह सावयव का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, उसी तरह समाज का विकास भी कार्यों के विभाजन और परस्पर अंतर संबंध व अंतर निर्भरता में हुआ है। परंतु इतना अवश्य है कि स्पेंसर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि समाज एक सावयव है। उसका तो मात्र यह कहना था कि समाज और सावयव में अनेक बातें समान हैं और इन समान बातों को स्पेंसर ने निम्न रूप में प्रस्तुत किया है। पहला, सामाजिक विकास और प्राणी शास्त्रीय विकास दोनों धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और इस तरह आकार में वृद्धि के दृष्टिकोण से दोनों ही जड़ पदार्थ से भिन्न हैं। दूसरी बात, दोनों ही में वृद्धि सरलता से जटिलता की ओर होती है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे आकार बढ़ता है उसकी संरचना में जटिलता आती जाती है। तीसरा, दोनों में ही अंग विकसित होकर एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। वह सभी अंगों के कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह अंगों के विभाजन से कार्यों का विभेदीकरण होता है कि हमारे अंग जैसे अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वैसे ही समाज के विभिन्न अंग भी पृथक पृथक कार्यों को करते रहते हैं। चौथी बात, अंगों व कार्यों के विभेदीकरण के साथ साथ उनमें अंतर संबंध व अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। जिस तरह हमारे शरीर के अंग एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, उसी तरह से समाज के जो विभिन्न संघ हैं, विभिन्न अलग अलग प्रणालियां हैं, वे एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। पांचवा, अंतर संबंध के कारण ही दोनों में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संचार व्यवस्था होती है। जैसे भोजन तो हम मुंह से करते हैं, पेट में विभिन्न मशीनी क्रिया से पाचन कार्य होता है, खून बढ़ता है, वह खून हृदय से नसों और विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से समाज के विभिन्न अंग आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वितरण होता है, वह एक व्यवस्था से सभी अंगों तक उसे पहुंचाया जाता है तथा समाज में व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। छठी बात, शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का होता है,
जो सभी अंगों को कार्य करने का आदेश देता है और जिसकी पालन में सभी अंगों द्वारा की जाती है। ठीक वैसे ही समाज में मस्तिष्क की तरह काम सरकार का होता है, जो लोगों तक यातायात व संचार के साधनों तक आदेश पहुंचाती है और समाज में नियंत्रण बनाकर समाज की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखती है। सातवां, शरीर विभिन्न कोष्ठों से मिलकर बनता है, उसी तरह से समाज का निर्माण भी अंगों अर्थात व्यक्तियों द्वारा होता है। आठवां, शरीर का कोई अंग शरीर से पृथक होने पर भी शरीर समाप्त नहीं होता, उसी तरह से समाज की कोई इकाई अर्थात कोई व्यक्ति यदि समाज से अलग हो जा रहे तो भी समाज का अस्तित्व मिट नहीं जाता है। उपयुक्त समानताओं के बावजूद भी साव्य व समाज में कुछ मूलभूत भिन्नताएं हैं जिन्हें स्पेंसर ने निम्नलिखित रूप से बताई हैं। साव्य उद्विकास में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर एक निश्चित गति से साव्य में वृद्धि होती है, जबकि सामाजिक उद्विकास प्राकृतिक नियम की तरह अपने आप वृद्धि नहीं करता। मनुष्यों के प्रयासों से ही विकास की गति तेज या धीमी की जा सकती है। दूसरी बात, एक साव्य का निर्माण अनेक छोटे छोटे कोष्ठों से होता है। वे ये सभी कोष्ठ साव्य में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नजर नहीं आता, परंतु समाज पर यह लागू नहीं होता। समाज के विभिन्न कोष्ठ व्यक्ति हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वह स्वतंत्रता से सोचने, विचारने, निर्णय लेने तथा कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तीसरी बात कि साव्य में केंद्रीय शक्ति के रूप में स्नायु मंडल है, वह प्रत्येक अंग की पृथक शक्ति नहीं होती, जबकि समाज में विभिन्न अंग अलग अलग चेतन शक्ति रखते हैं। और चौथी बात, साव्य में इकाइयां सबकी भलाई के लिए जीवित रहती है, जबकि समाज में संपूर्ण सभी सदस्यों की भलाई के लिए जीवित हैं। इस तरह स्पेंसर ने शरीर व समाज की तुलना करते हुए कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृथक चेतन शक्ति के आधार पर विकास में योगदान देता है, जबकि शरीर में एक शक्ति शरीर के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। बार्कर के शब्दों में साव्यवी विकास की धारणा से शुरू करके स्पेंसर ने व्यक्तिवाद के औचित्य को दर्शाना चाहा व साव्यवी एकता की धारणा में समाप्ति करके समाजवाद को उचित ठहराया है। इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास को समाज के साथ जोड़कर यह बताने का प्रयास किया है कि समाज भी सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। धन्यवाद।